इफ यू ऑल वांट टू ज्वाइन इंडियन आर्मी तो आप सबके लिए एक सुनहरा मौका आ चुका है और दैट इज बीइंग एंटायरली अबाउट द टीजीसी। तो आज के सेशन के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं टीजीसी के बारे में कि टीजीसी है क्या, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कहां से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, क्या लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की है, कब से फॉर्म फिलिंग की डेट स्टार्ट होगी और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। ये सब हम लोग आज के सेशन के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं विक्रांत पुंडीर आपके अपने परिवार डिफेंस वाला पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आज के सेशन के अंदर हम लोग एंटायरली डिस्कशन करने वाले हैं व्हाट इज टीजीसी एंट्री। सो लेट्स डिस्कस, लेट्स बिगिन। आज के सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं एज इट इज जस्ट गोइंग टू बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। सो सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं कि टीजीसी एंट्री आपकी क्या होती है वो हम समझते हैं। तो टीजीसी एंट्री स्टैंड्स करती है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की। अगर हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं सो टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स से क्या मतलब है बेटा, इसके अंदर स्पेसिफिकली वही स्टूडेंट्स अपीयर हो सकते हैं या वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। सो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मेरा क्या मतलब है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मेरा मतलब है जो अपने इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर यानी कि फाइनल ईयर के अंदर है या अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके, दैट ऑल स्टूडेंट्स कैन अप्लाई थ्रू दिस फॉर्म। टीजीसी फॉर्म को वो फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है वो है ओनली अनमैरिड मेल्स आर अलाउड। फीमेल्स इस कोर्सेस में या इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं है टीजीसी एंट्रीज के लिए, ये याद रखिए। साथ ही साथ आप लोगों ने बहुत सारी रिटर्न एंट्रीज के बारे में सुना होगा और आपने अपने चाइल्डहुड के दौरान या अभी आप उन एग्जामिनेशंस में अपीयर भी हो रहे होंगे। जैसे जब आप अपने 12th स्टैंडर्ड के अंदर थे तो आप लोगों ने डेफिनेटली नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए का एग्जाम दिया होगा। जब आप अपने ग्रेजुएशन के अंदर घुस गए तो आपने वहां पर एक कॉमन एग्जाम आप दे रहे होंगे या प्लानिंग कर रहे होंगे देने की, दैट इज बीइंग द सीडीएस, या एफकेट आप देने की प्लानिंग कर रहे होंगे या दे भी चुके होंगे। लेकिन आज हम एक ऐसी एंट्री के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर आपको कोई भी रिटर्न एग्जाम देने की नीडेड नहीं है और ये एंट्री है आपकी टीजीसी एंट्री। तो इंडियन आर्मी ने अपना टीजीसी के लिए, जो कि जुलाई 2025 के कोर्स की यदि हम लोग बात कर रहे हैं जिसको टीजीसी 141 कोर्स भी आप कह सकते हो, उसके लिए नोटिफिकेशन रिवील्ड कर दिया है। सो इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हमें चाहिए, वो मैं आपको बताने वाला हूं। मैं आपको बिगनिंग में बता चुका हूं कि टीजीसी के थ्रू सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड मेल्स जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या ग्रेजुएशन ग्राउंड से हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर, आपको यह समझनी चाहिए। ठीक है बेटा। सो चलिए अब अपन समझते हैं क्या है इसके अंदर। सो 141 टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स टीजी 141, ठीक है, टीजीसी 141 कोर्स के लिए फुल फ्लेज नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी ने रिलीज कर दिया, जिसको जुलाई 2025 कोर्स आप भी बोल सकते हो। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर अगर हम लोग बात करें 30 वैकेंसीज है और अनमैरिड मेल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट ही इसमें यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सी चीज आपको ये याद रखनी है। अच्छा, अब बात करते हैं सर क्या है इसका क्राइटेरिया वगैरह। ठीक है, सो फॉर्म फिलिंग आपकी डेट स्टार्ट होगी 18 सितंबर 2014 से। ठीक है, आपकी लास्ट डेट कब है बेटा, 17 अक्टूबर 2024 को आपकी लास्ट डेट है। बाय अप टू 3 PM आप इसको फॉर्म फिलिंग कर दोगे। ठीक है बेटा। सो लास्ट डेट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं 17 अक्टूबर 2024। नेक्स्ट, और अगर अपन बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस क्या है, तो ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट आपका एक फॉर्म है जो आप अप्लाई कर सकते हो। देयर इज बीइंग नो फीस क्राइटेरिया फॉर द जनरल, ओबीसी, एसटी, एसटी या ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया कैंडिडेट्स जो भी हैं, कोई भी फॉर्म फिलिंग के लिए फीस नहीं ली जाएगी, ये याद रख लीजिएगा। सो दिस इज द सिंपल थिंग दैट यू ऑल हैव टू बी रिमेंबर। अब बात कर लेते हैं, अभी मैं आपको इन डेप्थ इन डिटेल में सब कुछ बताऊंगा कि इंजीनियरिंग में कितनी वैकेंसी है, किस ब्रांच किस कैडर के लिए कितनी वैकेंसी है, वो मैं सब कुछ बताऊंगा। अभी मैं एक जनरल व्यू आपको दे रहा हूं। ठीक है बेटा। सो हु कैन अप्लाई, ओनली अनमैरिड मेल्स आर अप्लाइज आर एलिजिबल, जो अपने इंजीनियरिंग की पास कर चुके हैं, बीटेक या बी को पास कर चुके हैं या इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के अंदर है, दैट ओनली कैन अप्लाई। ये पॉइंट याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की कि एज क्राइटेरिया क्या है। सो एज लिमिट है मिनिमम एज इज बिंग 20 इयर्स एंड मैक्सिमम एज इज बिंग ऑफ 27 इयर्स, ये आपकी मैक्सिमम एज होती है। मतलब 1 जुलाई 2025 तक, ठीक है, एज आपकी लिमिट जो कैलकुलेटेड की जाएगी वो 1 जुलाई 2025 तक कैलकुलेट की जाएगी। सो 1 जुलाई 2025 तक आपकी मैक्सिमम 27 साल तक आप होने चाहिए, ये याद रख लीजिएगा। हाँ, अब एक और चीज है, नोटिफिकेशन में बिल्कुल क्लियरली मेंशन है
कि 20 से 27 साल के आप होने चाहिए एज ऑन 1 जुलाई 2025, और वो कैंडिडेट्स जिनकी डेट ऑफ बर्थ अगर हम बात कर रहे हैं 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में हैं, दे कैन सिंपली अप्लाई थ्रू दिस फॉर्म एंड बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव। मतलब अगर किसी कैंडिडेट्स का जन्म 2 जुलाई को हुआ है वो भी एप्लीकेबल है, किसी कैंडिडेट का जन्म 1 जुलाई 2005 को हुआ है तो वो भी एप्लीकेबल है। सो बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव। आप 20 से 27 साल के बीच में, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ इतने से इतने के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, वो बात कर लेते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, या तो आप अपने इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के अंदर हो या आप अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके हो। ये हाँ, जब हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, ब्रांचेस के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो वहां पर एक आपको एमएससी भी दिखाई देगा। सो नोटिफिकेशन में ये बिल्कुल याद रख लीजिएगा। बहुत से स्टूडेंट समझते हैं सर मेरा एमएससी क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? हाँ, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फ्यू ऑफ दी इंजीनियरिंग के अंदर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोल दिया तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड उससे मतलब इक्विवेलेंट पर अगर कोई क्वालिफिकेशन है तो वो भी कुछ एप्लीकेबल है, वो आपको बिल्कुल क्लियरली बताऊंगा। सो याद रख लीजिए, वही कैंडिडेट जो अपने इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के अंदर या इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुका है, 20 से 27 साल के बीच में उनकी डेट ऑफ बर्थ है, दे कैन सिंपली अप्लाई। ओनली अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स, नॉट फीमेल, ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। अच्छा, अब आपने सोचा भाई चलो अपन तो अप्लाई, अपन तो फाइनल ईयर के अंदर है, लेकिन इसमें भी कुछ एक टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपको समझने। वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, लेट्स डिस्कस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। वही कैंडिडेट अप्लाई करे प्लीज, मैं फिर से बोल रहा हूं, वही कैंडिडेट अप्लाई करे प्लीज जिनका अगर अपन बात कर लेते हैं, यहां पर लिखा हुआ है कैंडिडेट स्टडिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री courses should be able to submit proof of passing engineering degree examination along with marksheet of all semester years by 1 जुलाई 2025। मतलब जिन बच्चों का, जिन कैंडिडेट्स को पता है कि हाँ मेरा फाइनल इंजीनियरिंग की जो सब कुछ है, फाइनल सेमेस्टर जो है या मेरे ऑल 4 ईयर्स की जो एग्जामिनेशंस है वो 1 जुलाई 2025 से पहले खत्म हो जाएंगे। वही, अब बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनकी यूनिवर्सिटीज जो फाइनल ईयर के सेमेस्टर्स के एग्जाम है वो 1 जुलाई के बाद कराती है। सो नेक्स्ट पॉइंट बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि वो कैंडिडेट जिनकी यूनिवर्सिटी एग्जाम, फाइनल ईयर के एग्जाम्स, यहां पर बिल्कुल क्लियरली पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां मैंने नोट बनाकर लिखा है, ऑल द फाइनल ईयर अपियरिंग कैंडिडेट्स वाज फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर एग्जाम विल बी शेड्यूल्ड आफ्टर 1 जुलाई 2025 are not eligible to apply for this course। तो वही अप्लाई करे जिनको पता है कि हाँ मेरी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन 1 जुलाई 2025 से पहले मुझे कंप्लीटली फ्री कर देगी, मेरे सारे सेमेस्टर फाइनल ईयर के एग्जाम कंप्लीट होंगे। जिन कैंडिडेट को ऐसा लगता है नहीं होता वो अप्लाई एलिजिबल नहीं है, याद रख लीजिएगा। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल आप डायरेक्ट एसएसबी में यहां पर जाओगे, आपको कोई भी रिटर्न एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। किस तरीके से जाओगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप गए, आप एसएसबी में भी रिकमेंड हो गए, मेडिकल भी आपका अच्छा हो गया, आप मेरिट लिस्ट में भी आ गए, लेकिन एक चीज याद रखना, आपका जब कोर्स बिगिन हो जाएगा तो कोर्स बिगिन होने के 12 हफ्ते पहले, कम से कम कहने का मतलब 3 महीने पहले, आपको अपनी इंजीनियरिंग डिग्री के सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ठीक है, के कोर्स के कमेंसमेंट होने से पहले आपको सबमिट करने पड़ेंगे। ये याद रखना, मतलब ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मेंशन किया गया है। सो आई होप इतनी चीज आप सबको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो कि नोट बनाकर आपके नोटिफिकेशन के अंदर बिल्कुल क्लियरली दिया है, ठीक है। फाइनल ईयर सेमेस्टर या स्टूडेंट अप्लाइंग प्रोविजनली विल बी अलाउड टू अपीयर इन एसएसबी इन कंडीशंस पर ही अप्लाई होंगे। अब यहां पर बात करते हैं कि एक्चुअली सर डायरेक्ट एसएसबी में कैसे बुलाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई फाइनल स्टूडेंट है, मतलब उसके 3 साल तो कंप्लीट हो चुके हैं, नॉर्मल बी बीटेक की अपन बात कर रहे हैं, 3 साल का मतलब 6 सेमेस्टर उसके हो चुके हैं, तो उसको अपने 6 सेमेस्टर के परसेंटेज मार्क्स जो होंगे वो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे फिल करने पड़ेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स के सीजीपीए चलता है यूनिवर्सिटीज में, तो आपके यहां पर जो सीजीपीए का स्टैंडर्ड है कन्वर्जन करने का परसेंटेज में, उस हिसाब से आप अपने मार्क्स को, सीजीपीए मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करके फॉर्म फिलिंग में आप मेंशन करोगे। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी अनचाहे मार्क्स फिल कर दिए, उसका आपको प्रूफ भी सबमिट करना पड़ेगा, मार्कशीट, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे की तरफ। आपने किया 3 सेमेस्टर मतलब 3 ईयर मतलब 6 सेमेस्टर के आपने मेंशन कर दिए। अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है वो बी आर्क में है, बी आर्किटेक्चर के अंदर है,
सो अगर कोई स्टूडेंट बी आर्किटेक्चर है तो 5 इयर्स की है तो उसको 4 ईयर तक का मतलब 8 सेमेस्टर तक का रिजल्ट डालना पड़ेगा, और नॉर्मल जो है उनको 6 सेमेस्टर या 3rd ईयर तक का डालना पड़ेगा। ये याद रख लीजिएगा, ठीक है, क्लियर है, ये आपको याद रखना। और एमएससी के स्टूडेंट्स अगर कोई होंगे जो नोटिफिकेशन में अगर उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताई है तो उनको 2nd सेमेस्टर मतलब 1st ईयर तक का उनको डालना पड़ेगा। इसके बाद क्या हो गया, आपने फॉर्म फिल कर दिया, फॉर्म फिल करने के बाद इंडियन आर्मी एक कट ऑफ निकालती है। उस कट ऑफ के अगर मिनिमम मार्क्स से आप अबव चल जाते हो, अबव द कट ऑफ चल जाते हो, तो आपको डायरेक्टली एसएसबी के लिए कॉल किया जाएगा। एसएसबी के लिए आपको कहां पर भेजा जा सकता है, इलाहाबाद भेजा जा सकता है, बेंगलोर भेजा जा सकता है, जालंधर आपको भेजा जा सकता है। ये कुछ वन ऑफ दी, ठीक है, ये आपको याद रखना। एसएसबी की डेट्स ऑलरेडी सिलेक्टेड की जाएगी रेंडमली बाय द इंडियन आर्मी, जो भी होगा वहां से सिलेक्टेड की जाएगी। तो आपको 6 सेमेस्टर तक के आपके मार्क्स डालने हैं, सीजीपीए मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्जन करना है। उसके बाद इंडियन आर्मी कट ऑफ निकालेगी, अगर आप उस कट ऑफ में स्टैंड करते हो तो आपका एसएसबी के लिए कॉल कर दिया गया, आपके रेस्पेक्टिव ईमेल्स या फिर आपको जो भी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन होगा वहां पर आपको बता जाएगा डेट यू आर बीइंग शॉर्टलिस्टेड और इस डेट में फलाना डेट में आपका एसएसबी है, आपको अपीयर्ड होना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। नेक्स्ट, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट the cumulative percentage of marks up to final semester year degree courses will not be less than the provisional cutoff, जो मैं आपको बता चुका हूं। इसी बिहाफ पर आपको एसएसबी के लिए कॉल्ड किया जाएगा। तो दिस इज द क्राइटेरिया फॉर द कॉलिंग इन द एसएसबी, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं, एक नोट और क्लियरली मेंशन करके लिखा है, वो क्या लिखा है। बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो अपनी इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर या अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके होंगे, लेकिन जिस टाइम पे आप फॉर्म फिलिंग कर रहे हो, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उस टाइम पे जब फॉर्म फिल कर रहे हो आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। यू मस्ट हैव क्लियर ऑल योर रिस्पेक्टिव बैकलॉग इफ इट वुड बी देयर, अगर वो थी कोई आपकी, ठीक है। अगर आपकी बाई चांस कोई बैकलॉग थी तो आपको उस टाइम पे फॉर्म फिलिंग के टाइम पे क्लियर होनी चाहिए। अगर फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आपकी बैकलॉग क्लियर नहीं है, देन सॉरी gentlemen, then sorry candidates, you are not applicable to apply for this TGC 141 कोर्स, जुलाई 2025 कोर्स के लिए आप एप्लीकेबल नहीं है, प्लीज मत फिल करेगा। दैट्स द सिंपल थिंग। तो वही चीज आपके लिखी है, शुड नॉट हैव एनी बैकलॉग एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। एनी कैंडिडेट फाउंड एनी बैकलॉग विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन एसएसबी इंटरव्यू एंड कैंडिडेट ऑफ सच कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड। बिल्कुल क्लियरली नोटिफिकेशन के अंदर ये पॉइंट मेंशन है। तो ये फ्यू ऑफ द डिटेल्स मैंने अभी आपको यहां पर बता दिया। चलिए अब ओवरऑल अपन मोटा मोटा बात कर लेते हैं, सर कितनी वैकेंसीज है किस लिए। ओवरऑल हम बता चुके 30 के आसपास वैकेंसीज है। सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, मैकेनिकल, प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इनसे, और मिसलेनियस इंजीनियरिंग से। ये रिस्पेक्टिव यहां पर क्या उनकी वैकेंसीज है, 8, 6, 6, 2, 6 और 2। भाई आपको तो एक वैकेंसी चाहिए। बहुत से कैंडिडेट्स बोलेंगे सर इतनी कम वैकेंसी, आपको कितनी चाहिए? मामा के लिए थोड़ा ना लेके जानी है, चाचा जी के लिए थोड़ा ना लेके जानी है, भाई बहन के लिए थोड़ा ना लेके जानी है, आपको अपने लिए चाहिए ना, एक चाहिए ना। आपको एक मौका बना हुआ है यहां से तरह से। अभी मैं इसको डिटेल्ड में और आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से रिस्पेक्टिव इंजीनियरिंग आती है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। अभी अपन बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई। सो अप्लाई आपको किस तरीके से करना है। सो अप्लाई आप जानते हो, ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर आपको जाना है। ज्वाइन इंडियन आर्मी के जैसे वेबसाइट पर आप जाओगे तो वहां पर ऑफिसर एंट्री नाम करके एक आइकन आपको दिखाई देगा। उस ऑफिसर एंट्री पर आपको क्लिक करना है। अगर आपने ऑलरेडी ज्वाइन इंडियन आर्मी के साइट पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रजिस्ट्रेशन करना, अपने आपको रजिस्टर्ड करना। जो फ्रेशर्स है, जो पहले अप्लाई कर चुके हैं, वो ये सब जानते होंगे। रजिस्टर्ड करने के बाद आपको अपने फॉर्म्स को आगे प्रोसीड करना है। आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सेक्शन दिखाई देगा, उसको आपको देखना है, ठीक है। उसके बारे में सब कुछ समझना है, फिर कंटिन्यू करके आप अपने फॉर्म फिलिंग्स को भरिएगा। फॉर्म फिलिंग अगर आपकी जब पूरी हो जाती है और आपका कोई प्रीवियस एसएसबी आप दिए हो, वो डिटेल्स आपको डालनी है। आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, स्कूल किस इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हो, आपके कितने परसेंटेज मार्क्स थे, 10th में थे, 12th में थे, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, और हाँ आधार कार्ड मैंडेटरी है। एक पॉइंट यहां पर लिखा है, आधार नंबर एंड मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन द वेबसाइट्स www.joinindianarmy.nic.in। ये इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड, बिना आधार कार्ड के सॉरी
नहीं होगा। ये सब कुछ करने के बाद आप एक बार अपने फॉर्म को दोबारा रीचेक कर लीजिएगा, क्या मैंने सारी डिटेल्स बिल्कुल क्लियरली भरी है या नहीं भरी है। उसके बाद आप फॉर्म्स को सबमिट वगैरह कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद प्लीज इसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लीजिएगा और एटलीस्ट 2 कॉपी आप प्रिंट आउट में अपने पास रख लीजिएगा। सो ज्वाइन इंडियन आर्मी की साइट पर जाकर आपको सबसे पहले खुद को रजिस्टर करना है। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया फिर आप जाएगा और इसमें अप्लाई नाउ में जो ऑफिसर सेक्शन एंट्रीज है वहां पर टीजीसी कोर्स के 141 के बारे में आपको दिख जाएगा, वहां से आपको अप्लाई करना है। और आधार कार्ड मैंडेटरी है, लिंक करना याद रखिए, और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर एक बार आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, देयर इज बीइंग नो चांस टू मॉडिफाई योर डिटेल्स। सो बहुत शार्पली ध्यान से फॉर्म को फिल करना बेटा, ये याद रख लीजिएगा। दूसरा, जो भी सीजीपीए मार्क्स है जिसके, काइंडली आपकी यूनिवर्सिटी जो प्रोसेस फॉलो करती है उसके हिसाब से आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर यहां पर डालिएगा। तीसरा, अपने नेम की स्पेलिंग्स जो भी आपके 10th सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन है वही जिस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा है टाइटल, उसी को आपको यहां पर फिल करना है। खुद से चेंज मत कर देना। कई बार ऐसा होता है कि 10th स्टूडेंट में नंबर नाम गलत लिखा होता है, फिर आप उसको करेक्ट यहां भर देते हो। जो आपका 10th में वही आपका नाम, नमक, निशान, पहचान आप बन चुका है, वही प्लीज आप फिल करेगा। 10th सर्टिफिकेट के अंदर जो आपके पेरेंट्स का नाम लिखा है वही आप फिल करेगा। ठीक है बेटा, तो कैंडिडेट्स नेम्स, पेरेंट्स नेम, फादर मदर, डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छे से आपको फिल करनी है, जो कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट 10th क्लास के सर्टिफिकेट में आपका मेंशन होगा। ये बहुत अच्छे से आपको पढ़नी है। कई बार ऐसा देखा जाता है, अब और क्या करना है बेटा, आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद ओरिजिनल आर टू बी कैरिड एट द सिलेक्शन सेंटर। अब फॉर्म फिल तो आपने कर दिया, जब आप एसएसबी के अंदर जाओगे तो क्या करना है, एसएसबी में जब आप जाओगे तो ये कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जो आपको एसएसबी के अंदर जाना है लेकर, सेल्फ अटेस्टेड, खुद से टेस्ट करके, और ओरिजिनल भी लेकर जाना है। सबसे पहले क्या लेकर जाना है, 1 कॉपी ऑफ द प्रिंट आउट फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन का जो भी है, और ड्यूली साइंड आपको उस पर सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ भी खुद का सेल्फ अटेस्टेड। दूसरा क्या, 10th के 12th के पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स वगैरह जो भी आपके, वो आपको यहां पर लेके जाना है। ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा अब एक क्या होता है बेटा, बिल्कुल ध्यान रखना, कैंडिडेट अगर हम लोग यहां पर इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ओनली बी एक्सेप्टेड एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ये जो 10th और 12th का सर्टिफिकेट अगर हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, ये कैंडिडेट्स के नेम, पेरेंट्स के नेम और उसके डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए। ठीक है, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट आपको यहां पर याद रख लेनी है। दूसरा, बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं, ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान रखना, जिनके पेरेंट्स के नेम जो 10वीं का सर्टिफिकेट होता है उसमें मेंशन नहीं होता। तो ऐसी अवस्था में आपके पास और भी अदर आईडी प्रूफ्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आईडी कार्ड है, वोटर्स कार्ड है, आप वो भी कैरी करके ले सकते हैं। अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स का नेम उसके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट 10वीं के सर्टिफिकेट में नहीं है, सनद में नहीं है, तो आप कोई अदर आईडी प्रूफ से लेकर चले जाइए, उसमें जो आपके पेरेंट्स का नाम है, लेकिन हाँ ओरिजिनल भी लेकर जानी है, वो यहां पर मेंशन किया गया है। 12th क्लास का सर्टिफिकेट, अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो तो डिप्लोमा होल्डर वाले। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आती है, सर मैंने 10th के बाद डिप्लोमा किया, डिप्लोमा के बाद बीटेक, एलिजिबल हूं? हाँ बेटा, आप एलिजिबल हो। ठीक है, इंजीनियरिंग डिग्री, प्रोविजनल डिग्रीज, ठीक है। अब ऐसा होता है, बहुत से कैंडिडेट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल वो पास आउट हो जाते हैं, लेकिन अभी उनकी ओरिजिनल डिग्री नहीं आई है, तो स्कूल कॉलेज जहां पर भी आप पढ़ते हो, कॉलेज से आपको प्रोविजनल डिग्री मिलती है, वो ओरिजिनल लेकर जाना है, प्रोविजनल डिग्री। और प्रोविजनल डिग्री जो होनी चाहिए 6 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए, ये जरूर याद रख लीजिएगा। शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ से याद रख लीजिएगा, जिसकी फाइनल डिग्री नहीं आई है प्रोविजनल डिग्री ले सकता है। मार्कशीट और हर सेमेस्टर की इंपॉर्टेंट है, अगर किसी की बैकलॉग होगी वो एलिजिबल नहीं होगा, याद रख लीजिएगा। सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन रजिस्ट्रार्स कंसर्निंग यूनिवर्सिटीज रिगार्डिंग कन्वर्जन वाला जो फॉर्मूला है सीजीपीए का, वो सर्टिफिकेट लेकर आपको जाना जरूरी है कि आपके स्कूल कॉलेज ने किस ब्याह पर सीजीपीए को परसेंटेज में किया, तो रजिस्ट्रार से, कॉलेज का जो डीन होगा, प्रिंसिपल होगा, उससे सर्टिफिकेट बनाकर लेके जाओगे कि हाँ ये परसेंटेज क्राइटेरिया जो बच्चे ने किया है वो हमारे नॉर्म्स के अंदर है, वो भी आपको एक सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा। दूसरा क्या बेटा, आपके जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर है या रजिस्ट्रार है या जो डीन है, वो आपको एक सर्टिफिकेट और इशू करेगा कि हाँ ये जो रेस्पेक्टिव बच्चा है ये हमारे कॉलेज का बच्चा, और ये हाँ अगर ये फाइनल ईयर में है तो फाइनल ईयर का आपको प्रूफ लेकर जाना पड़ेगा कि हाँ ये फाइनल ईयर के अंदर स्टडी कर रहा है, ये रेस्पेक्टिव बच्चा हमारे ही कॉलेज का है। ठीक है, ये भी चीज आपको यहां से लेकर जानी पड़ेगी, और उसमें परसेंटेज उसके रेस्पेक्टिव जो भी आए हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, वो भी आप मेंशन करोगे। आप इस तरीके से एफिडेविट बनवा कर लेकर जाओगे और स्कूल के कॉलेज प्रिंसिपल, रजिस्ट्रार या डीन से उसको रजिस्टर्ड कराकर एफिडेविट को तब आप लेकर जाओगे प्रूफ के रूप में।
साथ ही साथ आप स्कूल के जो कॉलेज है, प्रिंसिपल है, या जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूशन जो है, वो एक सर्टिफिकेट और देगा कि हाँ, हमारा जो बच्चा ये आपके यहां पर एसएसबी के अंदर जा रहा है, इसका जो फाइनल ईयर का जो भी पूरा कुछ सब कुछ सिस्टम है, एग्जामिनेशन है, वो 1 जुलाई 2025 से पहले पहले खत्म हो जाएगा, रिजल्ट बिल्कुल डिक्लेयर हो जाएगा, कोई भी ऐसी समस्या नहीं आएगी। ये भी आपको यहां से लिखा है, ठीक है। फिर एक कैंडिडेट को खुद को डिक्लेयर करके देना है, डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट देना है बेटा, क्या कि डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट ऑफ फाइनल ईयर इंजीनियरिंग डिग्री कोर्सेज दैट ही विल सबमिट द प्रूफ ऑफ पासिंग इंजीनियरिंग डिग्री बिफोर, जो है ना 1 जुलाई 2025 से पहले सब कुछ प्रूफ करके दे देगा। तो आपको स्कूल कॉलेज से भी और खुद से भी देना है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहां पर आपको याद रख लेनी है। अच्छा, अब अपन बात करते हैं और क्या है इंपॉर्टेंट चीज, बिल्कुल ध्यान। अगर कोई कैंडिडेट एसएसबी प्रीमाइसेस के अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं जा पाता, तो सॉरी, उसका कैंडिडेचर वहीं पर कैंसिल कर दिया जाएगा, उसको रिटर्न कर दिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, बहुत से कैंडिडेट्स टीजीसी एंट्रीज या एसएससी टेक एंट्रीज के दौरान भेज दिए जाते हैं। ऑल सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल टू बी कैरिड बाय द कैंडिडेट फॉर एसएसबी इंटरव्यूज, आपको बता चुका हूं, वेरिफिकेशन में ओरिजिनल। The second copy of the printout of online application to be retained by the candidate for reference, मैंने कहा था 2 कॉपी आपको रखनी है, एक तो एसएसबी में आपके पास जमा हो जाएगी, एक अपने पास आप अपने रखोगे, ठीक है। देयर इज नो नीड टू सेंड एनी हार्ड कॉपी बाय पोस्ट, आपको कोई जरूरत नहीं है फॉर्म फिलिंग करने के टाइम पे कि हार्ड कॉपी। कैंडिडेचर मस्ट सबमिट ओनली वंस टाइम, एक बार ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करोगे, मल्टीपल टाइम्स अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करोगे तो कैंडिडेचर आपका कैंसिल्ड हो जाएगा और आपको रिप्रेजेंट नहीं सुना नहीं जाएगा, कुछ भी, ये याद रख लीजिएगा। अब अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि आप फॉर एग्जांपल आप कमीशनड हो गए हो, ट्रेनिंग भी आपकी कंप्लीट हो गई, आपकी ट्रेनिंग हो गई है, ठीक है, आईएमए देहरादून वगैरह पर हो जाती है, 1 साल की आपकी 12 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद रैंक्स, लेफ्टिनेंट ऑन कमीशन में, फिर कैप्टन नेक्स्ट 2 इयर्स में, फिर मेजर बन जाओगे नेक्स्ट 6 इयर्स में, फिर आप लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाओगे नेक्स्ट 13 इयर्स के अंदर, फिर लेफ्ट कर्नल टीएस टेक्निकल सेक्शंस वगैरह के अंदर 26 ईयर। ये आपका स्टैंडर्ड रहेगा जिस तरीके से आपके प्रमोशंस वगैरह यहां पर होंगे, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग कि भाई किस ब्रांच से कितनी वैकेंसीज है। खाली लिखा है इंजीनियरिंग सिविल, तो सिविल इंजीनियरिंग स्किल्स में सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, ये रेस्पेक्टिव अगर आपकी बीटेक इसमें से किसी में से इक्विवेलेंट है, तो अगर आपकी ये भी है इक्विवेलेंट, वो भी चलेगी। आपकी बीटेक इस रेस्पेक्टिव ब्रांचेस में से किसी है तो इक्विवेलेंट वाली भी चलेगी। तो 8 वैकेंसीज यहां पर इसके अंडर आती हैं। सेम और अगर अपन बात कर रहे हैं सिविल में, यही एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी सिविल्स वगैरह के अंदर ही जाएंगी, ये भी सब सिविल इंजीनियर्स के अंदर ही इंक्लूडेड होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है, ये मैंने आपको सारी बताई। तो यहां पर लिखा है ये सारी इसकी इक्विवेलेंट है, जैसे इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, मतलब ये सारी की सारी आपकी यहां पर इक्विवेलेंट है। अगर आप इस ठीक है। नेक्स्ट इज मैकेनिकल, सो मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल, ये सब वर्कशॉप, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, एवियोनिक्स, ये सब इसके अंदर इंक्लूड होती है। और इसकी इक्विवेलेंट आपकी जो है वो यहां पर मेंशन की गई है, और इसकी भी 6 वैकेंसीज यहां पर मेंशन की गई है। लास्ट है आपकी कोर इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स, ठीक है, जिसमें अगर हम लोग बात कर लेते हैं मिसलेनियस की जो भी कुछ आती है, बहुत सारी आपकी इक्विवेलेंट यहां पर मेंशन की गई है। अभी हालांकि 141 कोर्स के अंदर इससे रिलेटेड कोई वैकेंसीज यहां पर डिक्लेयर नहीं की गई है वो। फिर मिसलेनियस के अंदर ये डिफरेंट आपकी आती है, एग्रीकल्चर, बायोटेक, रबर, लेजर, मेटलर्जी, एग्रीकल्चर, फूडटेक, बायोबैलिस्टिक, रिमोट प्लास्टिक, आर्किटेक्चर, टेक्सटाइल, न्यूक्लियर, माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, केमिकल इंजीनियरिंग, ये सब इसकी इक्विवेलेंट के अंडर आपकी जो भी आपको यहां पर मेंशन की गई है, माइनिंग, न्यूक्लियर, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, उसकी 2 वैकेंसीज आपकी यहां पर मेंशन की गई। तो बेटा ये है ओवरऑल आपका नोटिफिकेशन रिवील्ड, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है। फटाफट से जाइए, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप डायरेक्ट एंट्री के थ्रू अपना करियर आर्म फोर्सेस के अंदर, स्पेसिफिकली इंडियन आर्मी के अंदर बनना चाहते हैं, तो फटाफट जाइए फॉर्म फिल कर लीजिए। लास्ट डेट का इंतजार मत करिए, अभी जाइए तुरंत फॉर्म फिल करें। सो दिस इज बीन ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द टुडेज क्लास, फॉर द टुडेज सेशन। जय हिंद, धन्यवाद, तगड़े रहो।